हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल जी सॉल्विंग नीट। आई एम शिवांगिनी। आज हम बात करेंगे हमारे केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इससे पहले हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा था, तो आज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ेंगे। तो नॉर्मली जो गैसेज होती है वो लिक्विड में डिसॉल्व होती है, जैसे ऑक्सीजन जो है वो पानी में डिसॉल्व होती है। तो इसी के कारण जो एक्वेटिक लाइफ है वो अभी तक है, क्योंकि जो एक्वेटिक लाइफ है, जो मछलियां वगैरह है, तो पानी में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है उसी के कारण जो फिशेज हो गई या जो एक्वेटिक एनिमल्स हो गए और भी, वो सब उसी के कारण जिंदा रहते हैं। या एक्वेटिक प्लांट्स हो गए जिनको ऑक्सीजन चाहिए, तो वो उस डिसॉल्व ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं। या जैसे नॉर्मली हम फिश एक्वेरियम देखते हैं जो आर्टिफिशियल होता है, उसमें क्या होता है कि एक छोटा सा पंप लगा होता है जिसमें एयर के बबल्स निकलते हैं वहां से। तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है वो पानी में, ताकि जो मछलियां हैं वो ऑक्सीजन, उसको डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज कर सके। या जैसे हम छोटे लेवल पे अगर हमें पानी को प्योरीफाई करना है तो हम कैसे करेंगे, जैसे नॉर्मली घर में तो हम उसको पानी को उबाल लेंगे, तो जितने भी बैक्टीरिया वगैरह वो सारे मर जाएंगे। पर अगर बहुत बड़े लेवल पे करना है, जैसे जो पानी की टंकी होती है जहाँ से वाटर सप्लाई होता है हमारे घरों में, तो उसमें अगर पानी को प्योरीफाई करना है तो उसको सारे पानी को तो हम बॉइल कर नहीं सकते, तो उसको प्योरीफाई करने के लिए हम उसके अंदर ब्लीच डालते हैं। तो ब्लीचिंग प्रोसेस से क्या होता है कि जो ब्लीच का जो पाउडर होता है वो तो उसके नीचे बैठ जाता है, सेडिमेंटेशन हो जाता है उसका, लेकिन उससे जो रिएक्शन होती है उसमें क्लोरीन गैस रिलीज होती है। तो जो लाइब्रेटेड क्लोरीन गैस होती है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है और उसमें जो वाटर में जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उन सबको मार देती है। तो वो एंटी बैक्टीरियल का काम करती है वहां पे, और बाद में 2-3 घंटे बाद वो जो क्लोरीन गैस है वो वापस इवेपोरेट हो जाती है। तो ये सब क्या है, ये गैसेस जो वो डिसॉल्व हुई है वाटर में। जैसे हाइड्रोक्लोरीन है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है HCl, वो पानी में बहुत जल्दी डिसॉल्व होता है, बहुत ज्यादा सोल्यूबल है वो पानी में। तो ऐसे ही गैसेस जो होती है वो वाटर में डिसॉल्व होती है। अब इस पे प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर क्या होगा, जितना हम प्रेशर को बढ़ाएंगे उतनी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। कैसे, ये डायग्राम से समझते हैं हम। इस डायग्राम को हमने नाम दे दिया, मान लो A, ये दे दिया B। एनसीईआरटी में भी ऐसा ही एक डायग्राम दे रखा है, तो उसके सिमिलर इसमें जैसे डायग्राम A में हम देखते हैं, तो ये जो नीचे वाला है ये मान लो हो गया हमारा सॉल्वेंट हो गया, जो भी लिक्विड है जिसमें हम घोल रहे हैं, और ये ऊपर क्या हो गए, गैस के मॉलिक्यूल्स हो गए, ऊपर ये गैस है। अब इस पे हमने पिस्टन लगा रखी है, इस पे हमने W1 वर्क डन किया, तो ये इतना है, इसका जो वॉल्यूम है वो इतना है ऊपर, और ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो वो आपस में बिखरे हुए हैं। पर जब हमने इस पे ज्यादा वर्क डन किया, यानी W2 और W3 भी लगा दिया, तो ये पिस्टन कंप्रेस हो गई, इसका वॉल्यूम कम हो गया, कंपैरेटिवली वॉल्यूम कम हो गया। प्रेशर हमने जब बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया। तब क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल जो पहले यहाँ पे बिखरे पड़े थे वो पास पास आने लग गए। अब गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं। तो वो यहाँ पे थोड़ा कम हो रहा था क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा था, पर यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो गया आपस में भी। और अगर हम बात करते हैं कि इसकी, ये गैस का मॉलिक्यूल और ये लिक्विड का मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच की भी डिस्टेंस कम हो गई। हम और ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये दोनों और पास पास आएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो प्रेशर का क्या होता है इस पे इफेक्ट, की जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी गैस की सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि गैस कंप्रेसिबल होती है। उसको हम कंप्रेस करेंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे और सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी और ज्यादा वो सोल्यूबल होंगे। अब गैस की जो सोल्युबिलिटी है उसको प्रेशर के टर्म में समझाने के लिए हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया था जिसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ, कि किसी भी गैस की सोल्युबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस सॉल्वेंट के ऊपर जो उसका प्रेशर होता है उसके ऊपर। यानी इस डायग्राम में हम उसको देख लेते हैं कि ये जो गैस है इसकी सोल्युबिलिटी किसकी प्रोपोर्शनल होगी, इस लिक्विड की लेयर के जस्ट ऊपर जो पार्शियल प्रेशर है गैस का, यानी ओवरऑल पार्शियल प्रेशर की, ओवरऑल जो प्रेशर है वो तो पूरा प्रेशर हो गया, हम पार्शियल प्रेशर की बात करें। पार्शियल प्रेशर यानी थोड़े से पार्ट का प्रेशर। अब वो थोड़ा सा पार्ट कौन सा है, लिक्विड की जो लेयर है या सॉल्वेंट की जो लेयर है उसके जस्ट ऊपर जो भी गैस की मॉलिक्यूल है उस पर कितना पार्शियल प्रेशर लग रहा है, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस गैस की सोल्युबिलिटी। अब इसको और अच्छे से देखते हैं, या इसका जो और एक्सेप्टेबल जो फॉर्म है
वो क्या है, उसको मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में उसको लिख रखा है, यानी जो उसका पार्शियल प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। ये इसकी एक्सेप्टेबल फॉर्म है, पर मेन फॉर्म क्या है, वही है कि सोल्यूबिलिटी पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितना ये जो लिक्विड है या सॉल्वेंट है उसकी सरफेस को जितना गैस के मॉलिक्यूल टच करेंगे, उसके पास पास रहेंगे, उसकी सोल्यूबिलिटी उतनी ही इंक्रीज होगी। पर इसका एक्सेप्टेबल फॉर्म क्या है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, X यानी मोल फ्रैक्शन, और P हो गया उसका पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हम अगली यूनिट में देखेंगे। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। तो जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा KH। इस KH को हम हेनरी कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये KH जो है वो गिवन टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हर गैस का अलग अलग होगा। यानी जैसे मान लो ऑक्सीजन मान लिया हमने, तो ऑक्सीजन का ऐसे नहीं कि ऑक्सीजन का ओवरऑल ये जो हेनरी कांस्टेंट है वो सेम रहेगा, नहीं, उसका टेम्परेचर जैसे हम चेंज करेंगे तो ऑक्सीजन का ये कांस्टेंट चेंज होता रहेगा। जैसे मान लो कम टेम्परेचर है तो उस पे ये अलग है, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसकी वैल्यू अलग होगी। तो K की वैल्यू अलग अलग गैस के लिए तो चेंज होगी और अलग अलग टेम्परेचर पे भी और चेंज होती रहेगी। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी अगर कम टेम्परेचर है तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, टेम्परेचर ज्यादा है तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर का गैस की सोल्यूबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है। उस टेम्परेचर का फर्क ये पड़ता है कि जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस की सोल्यूबिलिटी या उसकी जो डिसोल्यूशन पावर है वो उतनी ही कम होती जाएगी। जितना हाई टेम्परेचर पे हम उसको डिसॉल्व करेंगे उतना ही उसका क्रिस्टलाइजेशन होता रहेगा, क्योंकि जब हम गैस को किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उसके लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो यही रीजन होता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। इसी बेसिस पे कि अगर कोई भी एक्वेटिक स्पीशीज है, जैसे मछलियां वगैरह हो गई या और भी कोई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो गए, तो कोई भी एक्वेटिक स्पीशीज है वो ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल रहती है कंपैरेटिवली गर्म पानी के। जितना ठंडा पानी होगा यानी टेम्परेचर वहां पे कम है तो ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी उतनी ज्यादा होगी पानी में। लेकिन जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, पानी को थोड़ा गर्म किया, तो वहां पे ऑक्सीजन की जो सोल्यूबिलिटी है वो कम होती रहेगी, क्योंकि वो गैस है तो उसकी सोल्यूबिलिटी कम होती रहेगी। तो वहां पे उनको दिक्कत आई क्योंकि ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी। तो ये इसका है। अब हेनरी का जो लॉ है वो प्रेशर का, उसके कुछ एप्लीकेशंस है, उनको देखते हैं हम। अब हेनरी लॉ क्या बोलते हैं कि जितना प्रेशर बढ़ेगा उतनी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है या कोल्ड ड्रिंक्स जो हमारी होती है वो क्या होती है, कार्बोनेटेड वाटर होते हैं। जैसे हम उनके एड्स भी देखते हैं टीवी पे, तो उस पे लिखा हुआ होता है मीठा कार्बोनेटेड पानी, यानी वो कार्बोनेटेड वाटर होता है। तो उस वाटर में क्या होता है, CO2 डिसॉल्व कर रखी होती है। तो CO2 की सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करने के लिए जो पानी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हाई प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं। तो प्रेशर जितना बढ़ाएंगे उसकी सोल्यूबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो पानी में जैसे डाइव करते हैं तो वो अंडर वाटर उनको स्विम करना होता है, तो अपने साथ एक टैंक लेके जाते हैं जिसमें गैसेज होती है अंडर वाटर सर्वाइव करने के लिए। तो उसमें क्या है, हाई प्रेशर से वो जो गैसेज होती है वो जाती है, उसका प्रेशर बहुत हाई होता है। अब प्रेशर हाई होगा तो उस गैस की सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी ब्लड में। जैसे जैसे वो ऊपर पानी की सरफेस की तरफ आते हैं वैसे वैसे वो प्रेशर कम होता रहता है। तो प्रेशर के कम होने से क्या होगा, उसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी, गैस की सोल्यूबिलिटी ब्लड में कम होगी या डिसोल्यूशन कम होगी। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो ब्लड को छोड़ते जाएंगे, यानी ब्लड से निकलते जाएंगे गैस के मॉलिक्यूल। तो जो नाइट्रोजन गैस जो होती है उसके अचानक ऐसे निकलने से जो हमारी आर्टरीज होती है या वेन्स होती है, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है या ब्लड वेसल्स होती है, उनमें बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन के। उन बबल्स बनने से क्या होता है, एक सीरियस मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो सकती है जिसको हम बैंड्स बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकती है और इतनी हार्मफुल हो सकती है कि ये जान भी ले सकती है उसकी, स्कूबा डाइवर की। तो इस कंडीशन से बचने के लिए जो उसकी गैस होती है टैंक की, उसको डाइल्यूट करते हैं हीलियम से। उसमें 11.7% हीलियम गैस डालते हैं ताकि बैंड्स क्रिएट ना हो, और 56.2% नाइट्रोजन होती है, 32.1% ऑक्सीजन होती है।
अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को डालें तो बैंड्स के क्रिएट होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसको हीलियम से डाइल्यूट करते हैं। या जैसे जब वो सरफेस की तरफ आते हैं तो वो अचानक से ऊपर नहीं आते इस बैंड्स के कारण, ताकि वो बैंड्स क्रिएट ना हो। वो धीरे धीरे रुक रुक के ऊपर आते हैं ताकि जो गैस है वो एकदम से ब्लड को नहीं छोड़े और जो बबल्स है वो एकदम से नहीं बने। नेक्स्ट जो हाई अल्टीट्यूड्स होते हैं जैसे पहाड़ी एरिया जो हो गए, वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो ग्राउंड लेवल से कम होती है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी या प्रेशर कम होगा, वहां पे इतना प्रेशर बनता नहीं है ऑक्सीजन का, तो क्या होता है कि ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो वहां पे जो रहते हैं या जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको इससे प्रॉब्लम आती है। जो वहां के नेटिव है उनको थोड़ी कम आती है कंपैरेटिवली, क्योंकि उनकी बॉडी उसके हिसाब से एडप्ट हो चुकी है। पर जो नए क्लाइंबर्स होते हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है। उनको क्या प्रॉब्लम आएगी, एक तो उनको जैसे सांस लेने में तकलीफ होती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और ढंग से थिंकिंग पावर में कम होती है, उनको चक्कर आने लग जाते हैं, वॉमिटिंग होती है, सर दर्द होगा, एंजाइटी होगी। तो ये सारे सिम्टम्स होंगे। इन सारे सिम्टम्स को क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। ये सब उसके सिम्टम्स हैं। तो ये हेनरी लॉ के कुछ एप्लीकेशंस हो गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।